तो हेलो बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है विद्या सेतु इंस्टीट्यूट की वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का विज्ञान का अध्याय पहला। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी वीडियोस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कुछ नया, और अपने दोस्तों को हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए। 5,000 लाइक हो जानी चाहिए पहले ही, है ना? समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फसल का मतलब क्या होता है मैं बताऊं। जैसे कि फसल का क्या मतलब होता है उसको देखते हैं। फसल का मतलब है जैसे कि एक ही किस्म के पौधे अगर बड़ी मात्रा में एक ही जगह पे उगाए जाए साथ में, तो उसको फसल कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना, यही लिख देना पेपर में पूरे नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है उत्पादन। उत्पादन क्या होता है? तो उत्पादन होता है कि किसी चीज का उत्पादन करना, मतलब बनाना। तो जैसे फसल है, अब उत्पादन जैसे किसी चीज को बनाना एवं प्रबंधन। ठीक है, प्रबंधन क्या होता है? किसी चीज का प्रबंधन करना, मतलब उसको रिसोर्स को लाना। तो हमें जैसे मान के चलिए हमें आटा चाहिए, तो आटा लाने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले उत्पादन करना होगा। उत्पादन किस चीज का करना होगा? आटा बना लाने के लिए या बनाने के लिए तो हमें गेहूं का उत्पादन करना होगा। उत्पादन मतलब गेहूं। गेहूँ अब एक ही फसल, मतलब एक ही पौधे से तो सारे गेहूँ नहीं आएँगे, तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे गेहूँ की फसल को लगाना पड़ेगा, एक ही जगह पे लगाना पड़ेगा, तो उसी को कहते हैं फसल। ठीक है? तो ये सारी जो 3 शब्द है आपस में जुड़ चुके हैं। तो इसी प्रकार देखो नीचे जैसे हमारा लिखा है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी हमारे इसी चैनल पे। नोट्स डाउनलोड के लिंक भी हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। फिर आता है फसल किसे कहते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया आपको वही चीज़ है कि अ, जब एक ही किस्म के पौधे नहीं किसी स्थान पे बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं ना, तो उसको फसल कहते हैं। ठीक है, यही चीज़ होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी खेत में नहीं है, जैसे गेहूँ है, तो गेहूँ की किस्म के पौधे को अगर बड़ी मात्रा में उगाया जाता है एक ही जगह पे, तो उसको फसल कह देते हैं। ये अनाज, सब्जी और फल के साथ भी यही होता है। अगर काफ़ी सारे फल उगाए जा रहे हैं तो वो फल की फसल हो गई, मतलब उसको बगान, मतलब वो कह देते हैं ना कि बगीचा, वो बगीचा नहीं बगान कह देते हैं शायद, हाँ, है ना? सब्जियाँ उगाई जाती है जैसे गेहूँ की मतलब सब्जी, मतलब गोभी की फसल हो गई, ऐसे करके बैंगन हो गए, तो इसी चीज़ को कहते हैं। फिर आ गई ऋतुओं के आधार पे हमारे लिए फसलें कितने प्रकार की होती है उसको बताना है। तो ये नहीं है, 3 प्रकार की होती है मुख्य, मैं बता दूं। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसलें। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ऋतुओं के आधार पे हमारी 3 फसलें होती है मुख्य, जो मैंने आपको बताया, है ना? 3 फसलों में बांटा गया है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। है ना? अब इनके बारे में पढ़ते हैं। खरीफ फसल होता क्या है? तो खरीफ फसल ये होता है कि ये बरसात के मौसम में नहीं बोई जाती है। उदाहरण के लिए चावल, जैसे चावल आपको पता होगा कि पानी के अंदर हम बोते हैं, जो उसके पौधे होते हैं, जो धान होती है उसको हम पानी के अंदर बोते हैं। जिसमें पानी भरा होता है, पौंड की तरह होता है एक, उसके अंदर मतलब मान के चलो उसके अंदर डायरेक्ट गीली मिट्टी के अंदर ही हम बोते जाते हैं। आपने देखा होगा काफी कार्टून में भी, नोबिता में भी आपने देखा होगा कि वो लोग जब जाते हैं तो उसको डायरेक्ट पानी के अंदर बोते हैं, है ना? तो वो चीज हो गई धान, उसको धान कहते हैं, जिसको चावल भी कहते हैं। तो उस फसल को पानी में ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो उसको वर्षा ऋतु में नहीं बोते हैं। वर्षा ऋतु में और कौन से भी होते हैं? मक्का, बाजरा, कपास, सोयाबीन, मूंगफली। इन्हें जून से सितंबर के दौरान में नहीं है उगाया जाता है और अक्टूबर में काट लिया जाता है। ठीक है, ऐसी ही फसलें हमारी रबी फसल होती है। ये नहीं है, सर्दियों के मौसम में बोई जाती है, जिसमें गेहूं, सरसों, जौ, चना, मटर, ये सारी चीजें आती है। इसे अक्टूबर से मार्च के बीच में बोया जाता है ना? और मार्च से अप्रैल के बीच में काट लिया जाता है। ओके, तो ये चीज हो गई। फिर आता है ज़ियाद फसलें। ये फसलें नहीं गर्मी के मौसम में उगाई जाती है, जैसे खरबूजा और तरबूज। ये 2 फसलें होती है। ठीक है, मैं नहीं थोड़ा कलर का यूज़ कर लेता हूँ, आपको थोड़ा और ज़्यादा समझ आएगा, हाइलाइटर का यूज़ कर लेते हैं। ओके। हुँ। तो हमारे देश में उगाई जाने वाली फसलें 2 प्रकार की होती है। मेन जो है ना वो 2 प्रकार की होती है, और ऋतुओं के हिसाब से 3 प्रकार में बाँटी जाती है। ठीक है? वो चीज़ हो गई। मोटे तौर पे जो उगाई जाती है वो 2 प्रकार की होती है, खरीफ फसल और रबी फसल, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया। जिसको जून से सितंबर में बोते हैं, अक्टूबर में काट लेते हैं। प्रमुख फसल जो होती है इसके अंदर जो उगाई जाती है वो चावल, मक्का, बाजरा, कपास, सोयाबीन, मूँगफली, ये सारी शामिल होती है। रबी फसल में क्या आता है? ये वो अक्टूबर से मार्च में बोते हैं और मार्च से अप्रैल में काट लेते हैं, जिसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों, ये सारी फसलें आती हैं। फिर आती है कृषि की पद्धति। कृषि क्या होता है? किसान जो खेती करता है उसी प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। ठीक है, किसी फसल को उगाने की
प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। और पद्धति क्या होता है, वो स्टेप्स होते हैं जो हम क्या कहते हैं फसल उगाने में करते हैं। जैसे फसल उगाने के लिए किसान जो क्रियाकलाप मतलब स्टेप्स का पालन जो करता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं पद्धति, कृषि की पद्धति कहते हैं। मान के चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले मिट्टी को खोदना पड़ेगा, जिसको कहते हैं मिट्टी तैयार करना। जो हम क्या कहते हैं हल के द्वारा, आपने देखा होगा 2 बैलों के साथ हल के द्वारा मिट्टी को खोदते हैं किसान खेतों को। तो वो इसलिए कि उसको कहते हैं मिट्टी तैयार करना, क्योंकि नहीं है जो ये इससे क्या होता है कि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और ऊपर की मिट्टी नीचे दब जाती है, ता, ताकि जो पोषक तत्व होते हैं ना वो सब नहीं ऊपर आ जाए और पौधों को वो भरपूर मात्रा में मिल पाए। ठीक है। और पानी स्टॉक करने के लिए इसके जैसे मैं आगे बता देता हूँ वैसे, है ना। मिट्टी तैयार करना उसी को कहते हैं। फिर आती है बुआई। बुआई होती है कि बीजों को नियमित मात्रा में और नियमित दूरी पे डालना, ताकि पौधे एक साथ एक ही जगह पे ना बड़े होने लग जाए और कोई भी पौधा फिर बड़ा ही नहीं हो पाए। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का क्या कहते हैं वो ले ले वो एनर्जी, तो वो पौधा बन नहीं पाएगा ना, तो इसलिए। फिर आता है खाद एवं उर्वरक। खाद क्या होता है, खाद आपने देखा होगा कि गाय गोबर करती है और गोबर को हम लोग खेतों में डाल देते हैं, मिट्टी के साथ मिला देते हैं। तो वो हो गई प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब जो नेचर में हमारे उपलब्ध है, वो चीज खाद हो गई। जैसे सब्जियों के वेस्ट हो गए, आपने देखा होगा कि काफी लोग नहीं है एक टैंक बना लेते हैं, उसके अंदर सब्जी डालते हैं और सब्जी डाल मतलब खराब सब्जी होती है, जैसे कोई खराब हो गई या क्या कहते हैं वेस्टेज ऑफ वेजिटेबल्स होते हैं, उसको डाल देते हैं ताकि वो नहीं है खाद बन जाए और उनको फिर पौधों में यूज कर लेते हैं, है ना। वो चीज हो गई। उर्वरक क्या होता है, ये मशीनों से बनाई जाती है, जैसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, जिसके अंदर पोटेशियम, है ना, पता है कि अलग अलग चीजें डाली जाती है इसके अंदर, जिससे पौधे जल्दी बड़े हों, पौधों में कीड़े ना लगे। फर्टिलाइजर जिन्हें कहते हैं, आपने देखा होगा, है ना। सिंचाई फिर हो गई। सिंचाई का मतलब क्या हो गया, सिलाई नहीं। सिंचाई का मतलब होता है कि जैसे पानी, कि पानी हम कब कब दे सकते हैं खेतों में। जैसे मान के चलिए अब पहली मेरी फसल मैंने बो दी, तो उसको कब पानी दूं, ये चीज को हम एक नियमित रूप से करते हैं। जैसे किसान है, किसान को तो पता है कि कब कब पानी देना है, कि पहले हमने बीज बो दिए, अब हमें पानी देना है। फिर ये बीज जब अंकुरित हो के निकलेंगे, फिर हमें पानी देना है, क्योंकि बार बार पानी देने से ये हो सकता है कि बीज खराब हो जाए, तो उस चीज का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो वो चीजें ही नहीं है काफी ज्यादा मेन होती है इस चीज में, क्योंकि बीज अगर आपने सही चुन भी लिए और बार बार पानी डाल के फिर बीज खराब भी तो हो जाएंगे, क्योंकि उसमें वो लग जाएगी कवक या सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो खा जाएंगे उन्हें, है ना, कीड़े मकोड़े। फिर आते हैं खरपतवार। ये क्या होता है खरपतवार, खरपतवार नहीं है वो पौधे होते हैं जो नहीं है फसल नहीं कहलाते। मीन्स जैसे गेहूं की फसल में आपने चरी देखी होगी जो गाय को खिलाते हैं, वो उग जाती है, तो उसको काटना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि नहीं वो नहीं है फसलों के सारे पोषक तत्व नहीं अपने अंदर ले लेती है और फसल उग नहीं पाती है, या सही से नहीं उग पाती है और फसल हमारी खराब भी हो जाती है कई बार। तो वो चीज होती है। फिर आती है कटाई की बारी, है ना। कटाई में क्या होता है कि फसल तैयार हो गई, अब हमें पानी नहीं देना उसे, है ना, सिंचाई भी उसकी प्रॉपर हो गई। अब वो क्या कहते हैं लहर आ रही है हवा में, ठीक है, तो उसको अब फिर काटने का समय आ गया, क्योंकि वो जैसे गेहूं देखा होगा आपने गोल्डन कलर के जब हो जाते हैं पूरे पौधे, है ना, तो उसको फिर काटने के लिए कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं वो। फिर आता है भंडारण। जैसे हमने कटाई कर ली, अब उसको एक जगह इकट्ठा तो करना होगा ना स्टॉक में, तो वो स्टोर करने को ही भंडारण कहते हैं, है ना। आगे चल के देखते हैं हम, जैसे मिट्टी तैयार करना मैंने बताया ऊपर, इस इन्हीं के स्टेप्स हैं, उनकी डेफिनेशन है जो मैंने आपको पहले बताई। मिट्टी तैयार करना नहीं है, ये कृषि का नहीं है पहला, मतलब पहला चरण है, जिसके अंदर नहीं है मिट्टी को पलटना। देखो पलटना और पोला बनाना कृषि के लिए महत्वपूर्ण, जैसे कहते हैं ना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है ना। इससे जुड़ी हुई नहीं है भूमि का, जैसे मान के चलिए कि पौधे को हम बो रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, अगर हम बीजों को ऐसे ही डाल देंगे बिना मिट्टी को खोदे और पोला नहीं होगी मिट्टी, तो बीज या तो ऊपर ही ऊपर रह जाएंगे, जमीन के अंदर ही नहीं जाएंगे, और कहीं कहीं ऐसा होगा कि जमीन के अंदर जाएंगे लेकिन जमीन पोला नहीं है, तो पौधा बन नहीं पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा आगे। तो ऐसा करके हो जाता है। जैसे मान के चलिए आप पार्क में जाते हैं, आपने देखा कि जिधर लोग चला करते हैं, काफी ज्यादा दौड़ भाग करते हैं, तो उधर की मिट्टी ने काफी ठोस होती है, आप हाथ में नहीं ले सकते या हाथ अंदर डाल के जैसे मिट्टी को पूरा उठा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो सख्त हो गई है। लेकिन उसी चीज को नरम करने के लिए ही सबसे पहला चरण हमारा मिट्टी को तैयार करना होता है, कि हम उसकी ट्रैक्टर की मदद से या उसकी मदद से, फावड़े की मदद से, आपने देखा होगा, या एक हल होता है जो हल की मदद से, हल और बैलों की मदद से हम खोद देते हैं पूरी मिट्टी, तो उसकी मदद से हम मिट्टी को पलटते भी हैं और पोला भी बनाते हैं।
अब होती है जुताई, देखो उसके अंदर जुताई नहीं लिखा था, इसके अंदर जुताई लिखा है। जुताई मतलब इसी के अंदर आता है, मिट्टी तैयार करने के अंदर ही जुताई आता है। मिट्टी को उलट पलट करने और पोला बनाने की प्रक्रिया कोई नहीं है, जुताई कहते हैं। जुताई महत्वपूर्ण क्यों है, ये देखो ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि नहीं मिट्टी ढीली हो जाती है ना। पहला है मिट्टी ढीली हो जाती है, फिर दूसरा है कि जो है ना गहराई तक बीजों को डालना और बीजों को नहीं सांस लेने में मदद करती है, देखो सुविधा प्राप्त करती है। खरपतवार होते हैं ना उसको हटा दिया जाता है उसी में। जब हम मिट्टी तैयार कर रहे होते हैं तो जो पौधे होते हैं वो जमीन में दब जाते हैं ताकि वो खाद बन जाए। पोषक तत्व है ना वो आसानी से पौधों को मिल जाते हैं। गहराई से 1 सेकेंड, मैंने कुछ गलत हो गया या हुँ, गहराई के जो खनिज होते हैं ना वो पौधों को आराम से मिल पाते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें याद रखना जो मैंने आपको बताई है। फिर आती है बुआई। बुआई क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि बुआ आई, मतलब घर आई, बुआ किसकी? हैं? नहीं। इसका मतलब होता है कि जब हम नहीं है 1 सेकेंड, ये बार-बार नहीं हट जाता है, मेरे को पीडीएफ बना के ही करना पड़ चाहिए एक बार। देखो बुआई, बुआई होता है कि फसल में नहीं है, जैसे मान के चलो मैंने जो बताया दूसरा जो चरण होता है इसका बोना, कि पौधों को कैसे बोया जाता है। मान के चलिए जो मैंने बताया कि पहले होता है वो बुआई, बुआई के अंदर ही आता है कि नहीं हम पहले नहीं है अच्छे गुण वाले नहीं है बीजों का, जैसे लिखा है ना स्वस्थ बीजों का चयन करना पड़ता है, कि बीजों को चेक करना पड़ता है कि कौन से बीज सही है, कौन से नहीं है। फिर उसके बाद हम बीजों को बोते हैं। बीजों को बोने की प्रक्रिया कोई नहीं है, बुआई कहते हैं। ये चीज़ याद रखना, यही चीज़ लिखना, ठीक है? और दूसरा लिख देना कि जो स्वस्थ बीजों का चयन करना होता है, मतलब पॉइंट्स में लिखना आप, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ। पहला लिख देना कि बीजों को बोने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं, और इसमें पहला चरण है कि पहले बीजों को स्वस्थ बीजों को हमें चयन करना पड़ता है। दूसरा लिख देना इससे क्या कहते हैं बुआई को गहराई में, जैसे खेतों की जैसे हमने ज़मीन को पोला कर दिया, अब कुछ गहराई तक ही तो डालेंगे पहले बीज, ताकि जड़ें अंदर तक जाए और पानी और जो मिनरल्स है उसको ले सके। तो इसलिए और नियमित दूरी पे, देखो मैंने बताया ना दूरी पे बोया जाता है ताकि पौधे अच्छी तरीके से उग सकें। बुआई की विधियाँ कैसी होती है, या कौन-कौन सी विधि होती है या कैसे करते हैं बुआई, तो वो चीज़। बुआई को नहीं हाथों और मशीनों के द्वारा भी कराया जाता है, जिसमें परंपरागत औज़ार के द्वारा होता है, जिसमें बुआई बुआई करने के लिए नहीं एक कीप जैसे औजार का नहीं यूज़ करते हैं, है ना? और ये नहीं है एक मतलब एक नुकीले 3 नीचे नहीं है, देखो यहाँ लिखा है 2 या 3 नुकीले सिरे होते हैं इसके अंदर पाइप के अंदर, है ना? जो नहीं है मिट्टी के अंदर जाते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको मिट्टी के अंदर जाते हैं। एक ऊपर की तरफ लीवर होता है हाथ की तरफ, उसको खींचते हैं, मिट्टी खुल जाती है। उसके अंदर थोड़े से बीज डालते हैं किसान, और उसके बाद वो नहीं है लीवर को छोड़ते हैं और निकाल लेते हो मतलब उस कीप को। तो ऐसे करके नहीं है, वो नहीं है बीज अंदर ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और ऊपर से मिट्टी अपने आप आ जाती है, जो मिट्टी को खींचता है ना लीवर, उसी को छोड़ने पे मिट्टी वापस उसी को दबा देती है। तो ऐसे करके हमारी वो बुआई होती है। फिर आता है ड्रिल के मतलब मदद से, है ना? ट्रैक्टर के पीछे आपने देखा होगा ड्रिल की तरह होता है। वो क्या करता है ऑटोमैटिक बीज डाल देते हैं, ड्रिल करता है, बीज डाल देता है और फिर मिट्टी उसके ऊपर दबा भी देता है। तो ऐसे करके होता है वो चीज़, है ना? आज ये नहीं है, इससे ये होता है कि हमें समय बचता है ना? किसानों को धूप में बार-बार खड़ा होके वो बार-बार नहीं करना पड़ता, काफ़ी समय नहीं लगता। बचत करता है समय की, बस ये चीज़, और श्रमिकों की भी बचत करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आते हैं खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक जो होता है ना वो पोषण देने का काम करता है, ये चीज़ याद रखना। जो उर्वरक है वो रासायनिक है और जो खाद है वो प्राकृतिक है। देखो लिखा है ना खाद प्राकृतिक है, मैं थोड़ा कलर ले लेता हूँ 1 मिनट। हुँ, यहाँ लिखा है ना जैसे यहाँ गोबर की खाद ये प्राकृतिक है, लेकिन रासायनिक जो उर्वरक होते हैं वो पौधों को अच्छी तरीके से वृद्धि करने में मदद करते हैं। अब इनके बीच में अंतर देख लेते हैं पहले, इनकी विशेषता क्या है? तो उर्वरक, जैसे इनका नाम है पहला उर्वरक और इसका नाम है खाद, ठीक है? प्रकृति क्या है इसकी? तो ये नहीं है अकार्बनिक इनऑर्गेनिज्म, मतलब रासायनिक पदार्थ होते हैं जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। लेकिन ये नहीं प्राकृतिक होते हैं, ये जैविक होते हैं जो हमें क्या कहते हैं जानवरों से प्राप्त होता है। जैसे गाय का गोबर हो गया, भैंस का गोबर हो गया, इन सभी को मिक्स करके खेतों में डाला जाता है, ज़मीन में मिला दिया जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है देखो, तो मैंने बताया ना ये फैक्ट्री में बनाते हैं, और इसको दूसरा खाद जो है, खाद को कैसे बनाते हैं, ये गड्ढा करके जैसे फलों या पौधों को डाल देते हैं, दबा देते हैं तो वो खाद बन जाती है। या तो जो क्या कहते हैं पशुओं का अपशिष्ट होता है, मतलब गोबर हो गया जैसे, है ना? तो उनको
हम क्या कहते हैं खेतों में डालते हैं तो वो खाद बन जाती है। फिर आता है ह्यूमस, तो इससे मिट्टी को नहीं ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जो हमारा खाद होता है इससे प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है उसको। और जो पोषक तत्व होते हैं ना, जैसे इसमें नहीं है नाइट्रोजन, है ना, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पदार्थ नहीं है अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे पौधे नहीं जल्दी बढ़ पाते हैं, है ना। लेकिन इसमें पोषक तत्व क्या कहते हैं तुलनात्मक और कम होते हैं। जो खाद होती है ना उसके अंदर थोड़े कम होते हैं पोषक तत्व, क्योंकि वो नेचुरल है, उसके अंदर कुछ मिलाया नहीं गया है। लेकिन रासायनिक मतलब इसे तो रसायन के द्वारा बनाया जाता है हमारा उर्वरक को, तो इसमें तो अधिक मात्रा में मिलेगा ही ये चीज। मिट्टी पर प्रभाव क्या डालते हैं ये, लंबे समय तक ना उपयोग करने से नहीं है उर्वरक नहीं है मिट्टी की क्षमता को कम कर देता है। मीन्स मान के चलो कि जो उसकी शक्ति होती है ना मिट्टी की, उसको कम कर देता है। फिर उसके ऊपर नहीं है दोबारा खेती नहीं की जा सकती अगर आप उर्वरक का यूज कर रहे हो बार बार, तो उसके ऊपर फिर मिट्टी बंजर हो जाती है। बट बंजर हो जाती है, ओके, बंधन नहीं हो जाती, बंजर, है ना। और जो हमारा खाद होता है ये मिट्टी को नहीं अच्छी क्षमता प्राप्त करता है, और जल क्या कहते हैं जल को बचाए रखने में, मतलब मान के चलो अगर मैंने मिट्टी में गोबर मिलाया है ना, तो नहीं वो पानी को स्टॉक करके रखेगा, ताकि पौधों को जब पानी चाहिए हो ना तो तब वो पौधों को पानी दे दे, है ना, एक टैंक की तरह काम करता है। फिर उसके बाद आता है खाद के लाभ क्या है। तो ये छह देखो, पहला है ये फ्री होती है, जैविक खाद होती है, क्योंकि गांव में हर किसी के पास नहीं है गाय भैंस, ये सारी चीजें होती है, ओके। फिर वो फ्री प्राप्त होती है। फल सब्जी जो हम खाते हैं, पौधे जो होते हैं खेतों के अंदर ही, जो मैंने बताया खरपतवार होती है उसको मिट्टी में दबा देते हैं जब क्या कहते हैं जुताई का समय होता है उस समय, है ना। इसके मुख्य कारण जैसे कि इससे मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ती है, ठीक है। मैंने जो बताया कि एक टैंक की तरह काम करता है, पानी को स्टॉक करके रखता है जिससे पौधों को पानी कभी भी दे सके ये, है ना। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, ठीक है। भुरभुरी का मतलब हो जाती है कि देखो इसमें लिखा है सरंध्र, मतलब क्या होता है रंध्र, आपने देखा होगा छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ताकि नहीं जब हम पानी डालें ना तो मिट्टी की जड़ों तक पानी आसानी से चले जाए, मिट्टी सख्त ना हो जाए, तो वो बनाती है, ठीक है। और बाकी सांस-वाँस लेने में आसानी होती है पौधों को। इससे मिट्टी में जो जीवाणु होते हैं ना, मतलब मान के चलो केंचुए, आपने देखे होंगे कि पढ़ा भी होगा कि केंचुए नहीं है पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं, ज़रूरी होते हैं, क्योंकि केंचुए नहीं है ज़मीन के खा मतलब उन मतलब कीड़ों को खा लेते हैं, या जो मिनरल्स होते हैं उनको खा के नहीं है, जो उनका अपशेष होता है ना, वो चीज़ नहीं है काफ़ी ज़्यादा पौधों को नहीं है बढ़ाने में नहीं है मदद करती है। फिर उसके बाद आता है सिंचाई। सिंचाई क्या चीज़ है? सिंचाई क्या वो है, मैंने आपको बताया था ना सिंचाई क्या है, देखो इसमें लिखा है। तो इसमें है कि फसल जैसे फसलों को जब पानी देने की वो होती है ना, मान के चलो कि एक नहीं है कैलेंडर की तरह नहीं है, किसान याद रखते हैं कि हमें नहीं है वो बुआई कर दी हमने, पौधों बीज डाल दिए खेतों में, तो अब हमें नहीं है पहले पानी डालना है। फिर उसके बाद जब पौधे नहीं है अंकुरित हो जाएँगे ना, छोटे-छोटे निकलने लग जाएँगे, फिर हमें पानी डालना है। फिर हमें क्या कब डालना है पानी, जब वो थोड़े और बड़े हो जाएँगे ना, तब हमें पानी डालना है, और कितना डालना है वो चीज़ को याद रखने को सिंचाई कहते हैं, है ना? पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है देखो। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या होते हैं। ये पुराने समय के हैं, जैसे पुराने समय में हम क्या कहते हैं पानी के स्रोत कौन-कौन से होते हैं, और नए समय में भी है ही यही है। क्योंकि खेत मतलब गाँव के समय में वो गाँव की जगह पे यही चीज़ें होती है और कोई चीज़ नहीं होती। जैसे नदी, नहर हो गई, कुएँ और ट्यूबवेल हो गई, तालाब और झील हो गई, डैम हो गई। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि नदियों में जो बच्चे क्या कहते हैं गाँव गए होंगे उन्होंने देखा होगा नदी, है ना? नदी, नहर उसमें नहाए भी होंगे। हम लोग ट्यूबवेल में नहाए, देखो मैं ट्यूबवेल में नहाया हूँ, मुझे पता है। गाँव में जैसे होता है तालाब और झील, झील तो हमारे यहाँ पे है अभी भी, तो ये झील हो गई। डैम के अंदर भी मैं नहाया हूँ। मीन्स जो डैम के बाहर का होता है ना, जहाँ गेट होते हैं वहाँ पे पानी भरा रहता है, तो मैं डैम के यहाँ पे भी नहाया हूँ। तो ये चीज़ हो गई। फिर आता है सिंचाई की आधुनिक विधियाँ कौन-सी है, मॉडर्न विधि कौन-सी है? तो स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन क्या होता है? स्प्रिंकल से आपको क्या पता चल रहा है कि पानी का स्प्रिंकल करना, मतलब मान के चलो आपने वो फुस-फुस वाली एक वो देखी होगी बोतल, जो क्या कहते हैं नाई जो लोग होते हैं ना, वो नहीं है फुस-फुस करके करते नहीं है कि बालों पे जब करते हैं तो वो स्प्रिंकल करते हैं हमारे बालों पे, कि थोड़ा-सा पानी ज़्यादा एरिया पे फैल जाए, ताकि सभी बाल नहीं भीग भीग जाए, है ना? प्रॉपर वो हो जाए। तो उस चीज़ को ही हमने नहीं खेतों में ले लिया। कैसे कि पाइप के लिए एक जाल बिछा दिया। पैनी पाइप का जाल मतलब जैसे चकोर में या तो ल लंबे-लंबे हो गए, है ना?
उसके अंदर हमने बिछा दिया, उसके अंदर एक क्या कहते हैं वो बड़ा पाइप लगा दिया खड़ा करके, और उसके सर पे नहीं है एक वो लगा दिया स्प्रिंकल। स्प्रिंकल क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए एक स्प्रिंग होती है उसके अंदर, और एक लोहे का मेटल का प्लेट होती है, वो बार बार नहीं पाइप के आगे आती है हिल हिल के, तो उससे नहीं है बार बार नहीं पानी की बौछार हो जाती है सभी में, जैसे वर्षा की तरह लगता है। ठीक है, उसी को कहते हैं स्प्रिंकल इरिगेशन। उसकी मदद से ये नहीं समतल भूमि के लिए करते, देखो यहाँ लिखा है ना समतल भूमि के लिए करते हैं। पाइप, देखो पाइपों से करते हैं, जैसे नदियों से या वो उससे झीलों से पाइप पानी ले लेते हैं और उसको स्प्रिंकल कर देते हैं हर जगह पे, जिससे सभी पौधों को नहीं है अच्छे से पानी मिल जाए। ये वर्षा की तरह होता है, मैंने जैसे बताया ये वर्षा हो रही है ऐसा महसूस कराता है। देखो छिड़काव, कहा ना छिड़काव या फव्वारे की सिंचाई होती है। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ड्रिप तंत्र बोल सकते हो इसको, या ये इसका मतलब होता है कि नहीं है, इस विधि में होता है कि जल का नहीं है, जैसे मान के चलिए मेरे को राजस्थान में नहीं है वो करनी है खेती, और मुझको नहीं है पानी नहीं है यहाँ, तो पानी नहीं है तो कैसे वो करूँ, तो थोड़ा पानी है जो क्या कहते हैं कहीं पे तालाब है या कुछ वो है, तो उस थोड़े से पानी से भी मैं खेती कैसे कर सकता हूँ। तो ये इस प्रकार है कि हम फिर से पाइप का जाल बिछाएंगे हर जगह, जहाँ पे हमारे पौधे हमने बोए हैं ना, जहाँ पे हमने बीज बोए उनकी जड़ों में, मान के चलो जो पौधे हैं ना उनकी जड़ों में हम एक एक पाइप छोड़ देते हैं ऊपर की तरफ, वो बूंद बूंद करके नहीं है, पानी नहीं है वो करता है उनको पहुंचाता है बूंद बूंद करके। जब हमें देखते हैं ना कि हाँ यार जमीन सूख गई है, तब हम उसे ऑन कर देते हैं, वो बूंद बूंद करके जड़ों में सीधे पानी पहुंचाता है, जिससे हमारा पानी भी बचता है और हमारे पौधों को क्या कहते हैं अच्छे से पानी भी मिल जाता है, और है ना व्यर्थ भी नहीं होता है इससे पानी। जैसे स्प्रिंकल है, स्प्रिंकल में तो काफी सारा पानी है, अब स्प्रिंकल तो कर रहे हैं लेकिन जिन पौधों को नहीं चाहिए उनको भी मिल रहा है, ये चीज हो जाती है ना, वो चीज हो गई। तो इसमें लिखा है ना कि जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है इसमें, और जल की कमी वाले क्षेत्र में इसका ये वरदान के रूप में नहीं है माना जाता है। फिर आती है खरपतवार, क्या होता है, ये खेतों में नहीं है अन्य अनवांछित पौधे होते हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। इनको हटाना जरूरी होता है, क्योंकि ये फसलों की वो ले लेते हैं, मैंने बताया ना आपको कि पोषक तत्व अपने पास ले लेते हैं। फिर आती है निराई करना। निराई क्या होता है, खरपतवार को हटाने को ही नहीं निराई कहते हैं, है ना। निराई का जैसे आपने सुना होगा कि खेतों में कहते हैं लोग मैं निराई करने जा रहा हूँ, जैसे गाय भैंस के लिए निराई लेके आ रहे हैं हम। तो निराई करना क्या होता है कि खरपतवार को हटा देना, काट देना और गाय की भैंसों को खिला देना या तो जमीन में दफना देना ताकि वो खाद बन जाए, है ना। क्योंकि खरपतवार देखो जल पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं, और क्या कहते हैं यहाँ लिखा है ना कि पौधों को फसलों को वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है, ये चीज लिख देना। हमारे खरपतवार को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, मतलब कैसे वो हटा सकते हैं खरपतवार को, तो खरपतवार नासी आता है ना, खरपतवार नासी नाम से आ रहा होगा ना, नासी आई मत, इसका मतलब यही आ रहा है ना। तो रासायनिक कुछ वो होती है प्रक्रिया जिसके अंदर आपने देखा होगा फर्टिलाइजर डालते हैं, फर्टिलाइजर में इसका नाम है फर्टिलाइजर के 2 और 4 डी, ठीक है, इसको 2 या 4 डी ऐसे करके याद कर लो, याद ना आए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ABCD में चौथे नंबर पे क्या आता है, डी आता है, तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। फिर आती है कटाई। कटाई क्या होता है, फसल की काटने के समय को है ना, काटने के समय पर जब हम फसल को काटते हैं तो उसको कटाई कहते हैं। फसल को पक जाने के बाद, जैसे इसमें लिखा है ना कि कटाई करने को ही कटाई कहलाता है, और फसल को उखाड़ दिया जाता है या तो उसको काट दिया जाता है, जैसे देखा होगा आपने एक दराती सी होती है उससे काटते हैं, तो वो चीज हो गई। कटाई के तरीके क्या होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैनुअल, जैसे मैंने बताया कि इंसानों के द्वारा अगर जब हम फसलों को काटते हैं तो उसको मैनुअल कहेंगे। इसमें जो किसान होते हैं ना वो दराती की मदद से हाथों से काटते हैं फसल को। एक होता है यांत्रिकी, जिसमें हार्वेस्टिंग नामक एक मशीन होती है जो नहीं है काटती है और उसको अलग भी कर देती है। मीन्स मान के चलो अगर मैंने गेहूं की फसल को हार्वेस्टर मशीन से नहीं काटा, तो वो क्या करेगी, पहले काटेगी, उसके बाद उसको भूसे से अलग कर देगी और गेहूं को अलग कर देगी, पैक भी कर देगी। ऐसी मशीनें भी आ गई है आजकल, तो किसी डायरेक्ट उसको बोरे में डाल देती है, पैक कर करके रखती जाती है, वो चीज आ गई है। फिर आता है थ्रेसिंग, ये है बीजों जैसे हो गया कि बीज को भूसे से अलग करने वाली मशीन, जो मैंने बताया कि ये नहीं है हार्वेस्टर मशीन के साथ थ्रेसर मशीन के मतलब रूप को संयोग, मतलब मान के चलो दोनों मशीन को जोड़ के बनाते हैं, तो उसको कहते हैं थ्रेसिंग मशीन, ठीक है।
अब आता है भंडारण। भंडारण क्या होता है? तो जैसे कटाई के बाद नहीं है जो अनाज होता है ना, उसको नहीं है एक स्टॉक मतलब स्टॉक कर लेते हैं, किसमें? गोदाम में, बोरियों में या कोठी में। जैसे मान के चलो, एक आपने देखा होगा गाँव गए होंगे तो एक गाँव वालों के पास नहीं है एक ड्राम होता है, बड़ा सा होता है एक टैंक की तरह लोहे का, वो नहीं है उनके पास मतलब वो होता है स्टोकर, जिसके अंदर अब वो अपना गेहूँ, चावल ये सब स्टॉक करके रखते हैं, ताकि जब उनको ज़रूरत पड़े तब वो जाके निकाल लें उसमें से और उसका यूज़ कर सकें। तो ऐसे करके होता है। और जो गोदाम होते हैं, है ना? और बोरियाँ आपने देखी होगी कि अनाज की दुकान पे अगर आप जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बड़ी-बड़ी बोरियों में अनाज आता है, जो सरकार देती है, प्रोवाइड कराती है। तो उसको हम जब लेने जाते हैं तो वो बोरियों में आता है। तो वो कहाँ से आता है बोरियों में? एक स्टॉक मतलब गोदाम में रखा होता है, उस वहाँ से आता है। इसको नहीं नमी और कीड़ों या फफूंदी से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो भंडारण के विवरण क्या है? तो भंडारण का मतलब उद्देश्य क्या है? तो पहला है कि कटाई के बाद अनाज नहीं है काफ़ी नमी और कीड़ों और चूहों से सुरक्षित रखने के लिए हम उसको क्या कहते हैं, भंडारण करते हैं उसका। और उसको नहीं है पहले नमी से सुरक्षित कैसे करते हैं? तो ताज़ा जो क्या कहते हैं कटे हुए अनाज होते हैं ना, वो नमी की मात्रा ज़्यादा होती है उसके अंदर, देख लिखा है ना अधिक होती है। तो उसको जल्दी खराब ना हो जाए उसको धूप में रखते हैं, ठीक है? जैसे सुखाने के लिए आवश्यक भंडारण कैसे है? जैसे भंडारण कैसे कर सकते हैं सुखा के? तो पहले अनाज को धूप लगाते हैं अच्छी तरीके से, सुखा लिया जाता है और फिर उसको खराब होने से मतलब खराब ना हो उसको बोरी में डाल देते हैं। चूहों से बचाने के लिए, है ना? वो माउस ट्रैप लगा के रखते हैं गोदाम में, ताकि चूहे मतलब बोरियों को खराब ना कर दें। सूक्ष्म जीव मतलब जो फफूंदी आपने देखी होगी कि हो जाती है कि गीला पड़ा है, अगर आप सोचें कि काफ़ी सारे गेहूँ अगर एक ही जगह पे गीला थोड़ा-सा वो है, वहाँ पे वेदर खराब है और नमी है उधर, तो वो एक साथ चिपक जाते हैं और उसपे कवक चिपक जाती है। देखा है ना हरी-हरी सी हो जाती है, या जो ये कलर मैं लगा रहा हूँ ऐसे कलर की हो जाती है, तो वो खराब कर देती है। तो उससे बचाने के लिए हम धूप में सुखाते हैं उसको। है ना? रासायनिक उपचार क्या है? तो उसके अंदर नहीं है काफ़ी सारी जैसे फ़िनाइल की गोलियाँ हो गई, है ना? उसको डाल देते हैं, या तो काफ़ी सारे कीटनाशक वो होते हैं, जिससे वो बच के रह जाते हैं गेहूँ, कि उसमें कीड़े ना लगे। जैसे कोई भी फसल हो, चाहे वो सब्ज़ी हो या वैसी फसल हो खाने वाली, ठीक है? वो सारी चीज़ें हो गई। फिर आगे कृषि के औज़ार क्या होते हैं? तो कृषि देखो करने के लिए तो काफ़ी सरल लगता है, लेकिन उसके जो औज़ार हैं अ, उनको बारे में भी तो जानना चाहिए। हमने कृषि के बारे में पढ़ लिया, कटाई, निराई, जुताई ये सारी चीज़ें पढ़ ली। बट उसके जो काम करने के लिए जो औज़ार का यूज़ करते हैं ना, उसके बारे में जानेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जो उपकरण हैं वो उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले होता है हल, मिट्टी में जुताई और मिट्टी को पलटने के काम आता है। कुदाली क्या होता है? मिट्टी को खोदने और समतल करने के काम आता है। समतल मतलब बराबर करने के, है ना? खुरपी क्या होता है? खुरपी ये है कि अ, निंदाई और गुड़ाई मतलब छोटे पौधों को मतलब आस-पास काम के लिए, मतलब मान के चलो कि खुरपी का आपने यूज़ देखा होगा कि कहीं पे पौधा उग रहा होता है, तो जो हमें अगर उखाड़ के अपने यहाँ लगाना होता है तो एक खुरपी का यूज़ करते हैं। तो उसी को कहते हैं कि छोटे पौधों को अलग करने में काम आता है। फिर आता है दराती, दराती से नहीं कटती है फसल। देखो यहाँ लिखा है ना फसल को काटने के काम आते हैं दराती। बीज बीज ड्रिल, ये बीजों को बोने के काम आती है। फावड़ा, है ना? फावड़ा है ये प्रणाली, नहीं फव्वारा सिंचाई है। ओके, फावड़ा नहीं है, फव्वारा है वही। स्प्रिंकल इरिगेशन जो मैंने बताया था आपको, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपके यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है तो आप समझ जाए, ताकि अगर आपको सिंचाई समझना आए कि सिंचाई होती क्या है, तो इरिगेशन देखो तो उसका मतलब होता है कि हाँ पानी, पौधों को पानी डालना। तो सिंचाई के लिए जैसे जल का छिड़काव करने के लिए टपक सिंचाई प्रणाली, इसमें पौधों को बूंद-बूंद करके जो पानी देते हैं मैंने बताया। थ्रेशर मशीन जिसमें अनाज को भूसे से अलग कर देते हैं। ये कंबाइन हार्वेस्टर ये होती है कि जिसमें गहाई और सफाई दो तीनों हो जाती है। ये संयुक्त वो होता है, मैंने बताया ना मिश्रित होती है मशीन का सभी का। ट्रैक्टर हो गया। फिर भारी कृषि कार्यों में जैसे जुताई, बुआई और कटाई के लिए यूज होता है ट्रैक्टर, बस पीछे मशीनें बदल देते हैं। फिर आता है जानवरों से प्राप्त भोजन क्या होता है? तो जैसे मान के चलो कि हमें पौधों से तो प्राप्त होता ही है, लेकिन जानवरों से भी भोजन प्राप्त होता है। मान के चलिए जैसे दूध है, दूध किससे प्राप्त होता है हमें? दूध हमें गाय, भैंस और बकरी से प्राप्त होता है, ठीक है? फिर मांस हो गया, मांस किससे प्राप्त होता है? मुर्गी, बकरी और मछली से प्राप्त होता है। और फिर अंडे हो गए, अंडे किससे प्राप्त होते हैं? मुर्गी और बतख से होते हैं, है ना?
फिर आ गए शहद। शहद किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी से होता है। फिर आ गया घी। घी, दही, पनीर, दूध, ये सारी चीजें बनाने के काम आता है। फिर आ गया पशुपालन क्या होता है। तो मैं वैसे बता देता हूँ। पशुपालन का अर्थ है कि पालतू जानवरों को बड़ी मात्रा में जब हम पालते हैं ना, और उनको मतलब पालन पोषण करते हैं, उनको खाना देते हैं, नहलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और जो उनसे क्या कहते हैं हमें प्राप्त होता है, जैसे मान के चलो मेरे पास 20 गाय हैं, अब मैं उन सब की सेवा करता हूँ, मतलब नहलाता विलाता हूँ और खाना खिलाता हूँ, तो वो मेरी पालतू है। ठीक है, उनसे मुझे क्या प्राप्त होता है? उनसे मुझे दूध प्राप्त होता है। मैं मुर्गियां पालता हूँ, तो मेरे पास मुर्गी फार्म है, तो मुझे क्या प्राप्त होता है उससे? अंडे प्राप्त होते हैं। और मेरे पास अगर क्या कहते हैं मान के चलो भेड़ है, तो मेरे को ऊन प्राप्त होगा, है ना। मुर्गी से ही मुझको मांस भी प्राप्त हो सकता है, कि अगर मैं मीट खाता हूँ तो अपनी मुर्गी को पकड़ा और खा के आई, तो ऐसे करके हो गया। तो फिर उसके आगे आ जाता है कि थैंक यू ऑल। क्यों? क्योंकि आप सभी का यहाँ तक पहुँचना और हमारी वीडियो को देखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो आप हमें बताइए। हम 6 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ की जानकारी लेनी हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना हो, एक्स्ट्रा किसी चीज़ के बारे में जानना हो, तो आप हमें बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कराएँगे। जब तक ये क्या कहते हैं चैनल पे बच्चे नहीं आएँगे ना, तो देखना फिर मैं पीडीएफ भी देना बंद कर दूँगा फ्री में। ठीक है, मज़ाक कर रहा हूँ। तो आपके लिए पीडीएफ भी मिलेगी आपको, ताकि आप क्या कहते हैं पेपर में लिख सकें। और अगर आपके जैसे एग्ज़ाम्स जब आएँगे ना, तो आपकी प्रिपरेशन भी हम ही कराएँगे, ऐसे तरीके से, ताकि आप क्या कहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में भूलें ना। 6 से लेके 12 तक सभी को हम पढ़ाएँगे। ओके, तो विद्या सेतु नाम याद रखना, यूट्यूब पे सर्च करना, हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर पहुँचाना, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें, पेपर में फर्स्ट आ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय।